भारत और नेपाल के बीच जैसा रिश्ता है उसका दूसरा उदाहरण दुनिया में शायद ही कहीं और मिले। दोनों देशों के बीच सैकड़ों किलोमीटर लंबा ओपन बॉर्डर है। भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा नेपाल से लगी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक लगभग 60 लाख नेपाली नागरिक भारत में रहते हैं, काम करते हैं। नेपाल उन चुनिंदा देशों में से है जहां भारत की तरह हिंदू आबादी बहुमत में है। भारत और नेपाल के आर्मी चीफ्स को एक दूसरे की सेना में जनरल की मानद उपाधि भी मिलती है और ये परंपरा 1950 से चली आ रही है। नेपाल का सबसे ज़्यादा व्यापार हिंदुस्तान के साथ ही होता है। हिंदुस्तान की फ़ौज में नेपाल के लोग भर्ती होते हैं, लड़ते हैं, शहीद भी हुए हैं। जब कभी मुसीबत आती है, भारत मदद के लिए सबसे आगे खड़ा होता है नेपाल के मामले में। बोलचाल की भाषा में इस संबंध को रोटी बेटी का रिश्ता भी कहते हैं और सिर्फ बोलचाल की बात नहीं है। वास्तव में भारत की बेटियों की शादी नेपाल में होती है, नेपाल की बेटियों की शादी भारत में होती है, एक दूसरे के दामाद बनते हैं। आम धारणा कहती है कि दोनों देशों के बीच किसी तरह का कोई मतभेद होना नहीं चाहिए क्योंकि इतना क्लोज रिलेशन है, मगर कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। भारत और नेपाल के बीच सीमा के निर्धारण को लेकर बड़ा विवाद चला आ रहा है। जब जब नेपाल में चीन की तरफ झुकाव रखने वाली सरकार आती है तब तब इसमें हलचल ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसा कि 19 मार्च 2024 को हुआ। तो आज हम जानेंगे भारत नेपाल सीमा विवाद क्या है, नेपाल सरकार ने अब कौन सा प्रस्ताव वो ले आई है और नेपाल के साथ सीमा विवाद में चीन की क्या भूमिका है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। यहां आज बात भारत नेपाल सीमा विवाद की। नेपाल में 2 हफ्ते पहले ही सरकार बदली है। 4 मार्च को पुष्प कमल दहल प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर CNP-MC ने शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस यानी कि NC से गठबंधन तोड़ दिया। फिर हाथ मिलाया KP शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट CNP-UML के साथ। ओली भारत विरोधी बयानों और हरकतों के लिए जाने जाते हैं। उनकी चीन से नज़दीकी भी जगजाहिर है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि प्रचंड पर चीन का दबाव था, इसलिए उन्हें देउबा से गठबंधन तोड़ना पड़ा। देउबा प्रो इंडिया माने जाते हैं। जब तक प्रचंड और देउबा साथ में रहे, भारत के साथ रिश्ते सुमधुर रहे या सुधरते नजर आए। कोई विवादित मसला भी नहीं उठा, लेकिन जैसे ही देउबा हटे कहानी बदलने लगी। 19 मार्च 2024 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में नए सत्ताधारी गठबंधन की बैठक हुई। इसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सहमति बनी। ऐसे बिंदु जिस पर गठबंधन में शामिल सभी दलों की सहमति हो उसी को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहा जाता है। इसमें एक पॉइंट भारत से जुड़ा भी हुआ था। नेपाल ने तय किया है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को वापस लिया जाएगा। इन इलाकों को भारत अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल कहता है कि ये इलाके उसकी सीमा के अंदर हैं। 2020 में ओली प्रधानमंत्री होते थे, तब उनकी सरकार ने एक नक्शा भी जारी किया था। उसमें इन इलाकों को नेपाल के अंदर दिखाया गया था। इसको लेकर दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण भी हुए। अब एक बार फिर से स्थिति बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। ये तो हुआ हालिया विवाद। इतिहास क्या कहता है? नेपाल सरकार ने कॉमन मिनिमम पॉइंट में कुल 4 इलाकों का नाम शामिल किया: लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा और सुस्ता। इनमें से लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा का इलाका उत्तराखंड बॉर्डर पर है, जबकि सुस्ता नेपाल की दक्षिणी सीमा पर है, बिहार की तरफ। भारत नेपाल सीमा का निर्धारण 19वीं सदी की शुरुआत में हुआ। तब नेपाल में शाह राजवंश का शासन था। इसकी बुनियाद पृथ्वी नारायण शाह ने रखी। पृथ्वी नारायण शाह 1743 में गोरखा साम्राज्य के राजा हुए। उस समय नेपाल अलग अलग रियासतों में बटा था और उन्होंने उसका एकीकरण किया। इन सारी रियासतों का और नेपाल का जन्म होता है। 1768 में नेपाल साम्राज्य की नींव रखी उन्होंने। पृथ्वी नारायण शाह इस तरह नेपाल के पहले राजा हुए। उनका साम्राज्य पूरब में सिक्किम और पश्चिम में गढ़वाल और कुमाऊं तक फैला था। इस समय भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर पसार रही थी। मद्रास, बंबई और कलकत्ता में उनका बेस तैयार था। अब वो उत्तर भारत में दबदबा कायम करने की फिराक में लग गए थे। उसी दौरान उनका नेपाल से विवाद हुआ। तिब्बत के साथ व्यापार में मुश्किल पैदा हो रही थी और आखिरकार नवंबर 1814 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल के खिलाफ एक जंग शुरू की। 2 बरस तक लड़ाई चली और अंत में नेपाल को सरेंडर करना पड़ा। फिर 1816 में पूर्वी चंपारण के सुगौली में एक संधि हुई। इसमें नेपाल की सीमा तय हुई। सुगौली संधि के 5वें अनुच्छेद में दर्ज था कि नेपाल काली नदी के पश्चिम के इलाकों पर से अपना दावा हमेशा के लिए छोड़ रहा है। माने काली बह रही है, उसके पश्चिम से जो इलाका जा रहा है
उस पर नेपाल का दावा अब नहीं रहा। इस तरह काली नदी नेपाल की पश्चिमी सीमा बनी, जबकि पूरब में मेची नदी को सीमा बनाया गया, नेचुरल बॉर्डर्स। मेची को लेकर अभी तक के कोई विवाद सामने आया नहीं है, लेकिन काली नदी पर पेंच फंस गया। असली विवाद इस नदी के उद्गम को लेकर है कि नदी शुरू कहां से मानी जाए। काली नदी महाकाली की सहायक मानी जाती है। अब महाकाली की दो धाराएं हैं, एक लिम्पियाधुरा से निकलती है जो उत्तराखंड में है, जबकि दूसरी धारा लिपुलेख से निकलती है। लिपुलेख वो इलाका है जो चीन, नेपाल और भारत का जो ट्राई जंक्शन है वहां पर स्थित है। लिपुलेख से होकर ही चीन के मानसरोवर जाने का एक रास्ता है। सुगौली संधि में कोई नक्शा नहीं लगाया गया था और ना ही ये बताया गया कि किस धारा को काली माना जाएगा, उद्गम कहां होगा। इसलिए इसके निर्धारण को लेकर हमेशा असमंजस बना ही रहा। नेपाल कहता है कि काली नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है। चूंकि काला पानी और लिपुलेख लिम्पियाधुरा के पूरब में है, इसलिए लिम्पियाधुरा से काला पानी और लिपुलेख तक का लगभग 350 वर्ग किलोमीटर का इलाका उसका है। ये नेपाली क्लेम है। नेपाली अधिकारी कहते रहे हैं कि सुगौली संधि के बाद बनाए गए कई मानचित्र काला पानी को नेपाली क्षेत्र के रूप में दिखाते हैं और इस बात के सबूत हैं कि भारत की आज़ादी के बाद भी स्थानीय लोगों ने कई सालों तक नेपाल को टैक्स दिया। भारत का दावा क्या है? हिंदुस्तान का दावा है कि काली नदी की शुरुआत लिम्पियाधुरा से बहुत नीचे कहीं है, काला पानी के पास से। नक्शे में उत्तर की ओर की सीमा निर्धारित नहीं की गई और तो और लंबे समय से इस इलाके का कंट्रोल उसी के पास रहा। 1962 युद्ध के दौरान भारत ने इस इलाके में अपनी फौज भी तैनात की थी। तब भी नेपाल ने नहीं कहा कि भाई हमारे इलाके में आपकी फौज क्या कर रही है, इसलिए ये इलाका तो हिंदुस्तान का हुआ। सुस्ता को लेकर क्या झगड़ा है? सुस्ता नेपाल की दक्षिणी सीमा पर है, जैसा हमने बताया बिहार से लगा हुआ। 1816 की सुगौली संधि ने नारायणी नदी को भारत और नेपाल के बीच की सीमा के रूप में मान्यता दी थी। इसके मुताबिक नदी का पूर्वी भाग भारत का था और पश्चिमी भाग नेपाल का। जिस समय संधि पर हस्ताक्षर हुए उस समय सुस्ता का इलाका इस नदी के पश्चिम में ही था, लेकिन जैसे जैसे नदी ने अपना रास्ता बदला, अब कुदरत है, रास्ता बदलती है नदियाँ, सुस्ता नदी के पूर्व की ओर चला जाता गया। चूंकि सुगौली संधि के मुताबिक नदी के पश्चिम का इलाका भारत का था, इसलिए यह इलाका दोनों देशों के बीच विवाद की वजह बना। अब दावे हो गए सारे। विवाद कब शुरू हुआ? सुगौली संधि के 175 बरस बाद सीमाओं को लेकर कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ। 175 बरस तक शांति रही। ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद भारत ने 1950 में नेपाल के साथ एक मैत्री संधि भी की। इसमें सीमाओं को खुला रखने पर सहमति बन गई कि भाई जब इतना क्लोज कोऑर्डिनेशन है तो क्यों इसमें बाड़ लगाना। दोनों देशों के लोग एक दूसरे के यहाँ बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आ जा सकते थे, काम कर सकते थे, प्रॉपर्टी, वोटिंग छोड़ के लगभग सब कर सकते थे और यही व्यवस्था आज तक कायम है। मगर 1990 के दशक में नेपाल में लोकतंत्र आया और फिर संसदीय चुनाव का रास्ता साफ हुआ। अच्छा हुआ नेपाल के साथ ये। तब नेपाल सरकार ने भारत के साथ सीमाओं का मसला उठाना शुरू किया। जो नई गवर्नमेंट्स आने लगी, कई दफ़ा कमिटीज़ बनी मगर कोई हल निकला नहीं। फिर आया 2019 का साल। 5 अगस्त को भारत ने आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। इसके कुछ ही दिनों बाद भारत ने अपना नया नक्शा जारी किया, सर्वे जनरल ऑफ इंडिया जो है। इसमें काला पानी को हिंदुस्तान में दिखाया गया और नेपाल ने इसी पर आपत्ति दर्ज करा दी। 2019 में नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल सरकार अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और हमारी पोजीशन, माने नेपाल की पोजीशन ये है कि पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद ऐतिहासिक दस्तावेजों, तथ्यों और सबूतों के आधार पर डिप्लोमैटिक चैनल्स के जरिए सुलझाने चाहिए। इसके एक दिन बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया, कहा कि हमारा नक्शा भारत की संप्रभु सीमा को दर्शाता है। नए नक्शे में नेपाल की सीमा के साथ कोई बदलाव नहीं किया गया। हमने एक्सटर्नल बॉर्डर्स को अपने बदला ही नहीं, हमने तो अपने स्टेट्स के अंदर एक रीऑर्गेनाइजेशन को किया, इसलिए नया मैप है। बाहर की सीमा तो चेंज नहीं हुई। दोनों देशों के बीच दोस्ताना संबंध है, हम बातचीत के जरिए कोई समाधान निकाल लेंगे। 18 नवंबर 2019 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेपाल के केपी शर्मा ओली ने मामले पर पहला बयान दिया। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि काला पानी का इलाका नेपाल का है और भारत को तत्काल प्रभाव से अपने सैनिकों को वहां से निकाल लेना चाहिए। फिर 8 मई 2020 की तारीख आती है। भारत ने धारचूला को लिपुलेख से जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन किया। नेपाल ने इस पर भी आपत्ति जताई, कहा कि यह सड़क नेपाल की सीमा में होकर गुजर रही है। भारत ने कहा कि यह इल्ज़ाम गलत है, सड़क पूरी तरह से हिंदुस्तान की हद में बनी है। कई लोगों ने यह भी कहा कि इस सड़क की नींव बरसों पहले रख दी गई थी
तब नेपाल ने कोई विरोध नहीं किया। अभी तो उस पर डामर चढ़ा है, तो अब क्या दिक्कत है? जब सड़क बनकर तैयार हो गई तो वो ज़बरदस्ती का विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। सड़क के उद्घाटन के कुछ दिन बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद में भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने भारत को काफ़ी बुरा भला कहा। ये भी कह दिया कि नेपाल में कोरोना वायरस फैलाने के पीछे भारत है। इस भाषण के एक दिन बाद यानी 18 मई 2020 को नेपाल ने नया राजनीतिक नक्शा जारी कर दिया, पॉलिटिकल मैप। इसमें नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरो का अपना हिस्सा दिखा दिया। भारत ने कड़ा विरोध किया, कहा कि नेपाल का ये एक तरफा फैसला है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपने हमसे पूछ के हमारे साथ बैठ करके मैप बनाया नहीं, खुद डिक्लेयर कर दिया। नेपाल सरकार ने नए नक्शे को स्कूल के सिलेबस में शामिल करने का फैसला किया। हालांकि सितंबर 2020 में खबर आई कि सरकार ने नए नक्शे वाली किताबों को चलन से अलग कर लिया है। फिर आया 2021 का साल। 13 जुलाई को केपी ओली को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। अगस्त 2022 में ओली ने दावा किया कि उन्हें कुर्सी से इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्होंने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरो का नेपाल के नक्शे में शामिल करवाया था। ओली ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन माना गया कि उनका इशारा भारत की तरफ था। ओली के बाद नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री हुए। उनके समय में सीमा विवाद ठंडे बस्ते में चला गया। जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि लिपुलेख में सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। तब नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया देने से इनकार किया था। फिर नवंबर 2022 में नेपाल में आम चुनाव हुए। चुनाव के बाद प्रचंड और ओली ने गठबंधन सरकार बनाई, मगर 3 महीने बाद ही गठबंधन टूट गया। मार्च 2023 में प्रचंड ने देउबा से हाथ मिलाया। प्रचंड प्रधानमंत्री बने रहे। 31 मई 2023 को वो 4 दिनों के भारत दौरे पर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई उनकी, और इस दौरान भी सीमा का मसला नहीं उठा। जनवरी 2024 में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साल के पहले विदेश दौरे पर नेपाल गए। वहां कई प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी। तब तक मामला ठीक चल रहा था, लेकिन फरवरी आते आते प्रचंड और देउबा के बीच मतभेद और उभर कर सामने आने लगे। आखिरकार 4 मार्च को प्रचंड ने ओली के साथ गठबंधन सरकार बना ली। ओली के साथ जाते ही लिम्पियाधुरो, लिपुलेख, कालापानी और सुस्ता का मामला फिर से सामने आ गया। इस पर भारत सरकार कैसे जवाब देती है, देखने वाली बात है। नेपाल के साथ सीमा विवाद पर देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ललन टॉप को क्या बताया था, आप वैसे वो सुन लीजिए। हम लोग जब पढ़ाई करते हैं भारत नेपाल संबंधों की एज ए सिटीजन, हमें ये नहीं पता था कुछ बरस पहले तक कि भारत और नेपाल के बीच भी सीमा को लेकर इस तरह के विवाद हैं। कालापानी और लिपुलेख का जिक्र आने से पहले लिपुलेख को लेकर अभी क्या स्थिति है, क्योंकि बयानबाजी वहां अगेन लगातार हो रही है। मतलब वो अभी अटका हुआ है मामला या इस पे प्रोग्रेस हो रही है, कन्वर्सेशंस चल रहे हैं? नहीं, उसमें क्या हुआ कि एक तो कुछ सीमा में देयर वाज अ डिफरेंस, हाँ, और ये माने ये छुपाने की बात नहीं है, इट वाज एक्चुअली बीइंग डिस्कस्ड। जो मुझे याद है देयर इज अ फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल पे इस पे डिस्कशन भी हो रही थी। जो डिस्कशन जो जारी था उस समय, नॉर्मली अगर आप में हम दोनों में कुछ विवाद है तो हम बैठ के बात कर रहे हैं। उस समय मेरी अपेक्षा नहीं होगी कि आप पब्लिक में ऐसा कुछ करेंगे जो इस विवाद को एक किस्म से भड़काएगा। हाँ, भड़काएगा। तो ये अब दिस इज व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम। तो लेट अस सी। अभी हम मई 2020 में ओली सरकार अपना नक्शा पब्लिश करती है जिसमें कालापानी, लिम्पियाधुरो, लिपुलेख को वो अपने नक्शे में दिखाते हैं। नहीं, मुझे याद है। तो जैसे मैंने कहा, हमारी जो पड़ोसी जो हैं, वी हैव टू, माने उनके साथ हमें रिश्ते बना के भी रखने चाहिए। जहाँ फर्मनेस होना चाहिए फर्मनेस भी होगा, जहाँ बात करनी चाहिए बात भी करेंगे। तो जो पूरा जो टूल किट जो है, वो पूरा जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज जो कूटनीति में जो होता है, वी विल डू ऑल ऑफ दैट। नेपाल के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी भूटान से है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 मार्च की शाम भूटान की राजकीय यात्रा पर जाने वाले थे, मगर कुछ घंटे पहले उनका दौरा रद्द कर दिया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पारो एयरपोर्ट पर मौसम खराब हुआ, इसके चलते प्रधानमंत्री नहीं जा पाए। प्रधानमंत्री की 21-22 मार्च 2024 की राजकीय यात्रा अब पोस्टपोन कर दी गई है। दोनों पक्ष नई तारीख को लेकर डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बात कर रहे हैं। पीएम मोदी इस दौरे पर भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री शेरिंग
टोब्गे से मिलने वाले थे। उनका ग्यासुन जेसुन पेमा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के उद्घाटन का भी प्लान था। ये अस्पताल भारत सरकार की मदद से बना है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहले विदेश दौरे पर भूटान ही गए थे। अब तक पीएम के तौर पर 2 बार वो भूटान जा चुके हैं। दूसरा दौरा अगस्त 2019 में हुआ। दूसरी सुर्खी पाकिस्तान से है। 20 मार्च को बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी पर हमला हो गया। ग्वादर पोर्ट चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक का सेंटर पीस कहा जा सकता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में चीनी नागरिक काम करते हैं। पोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर कई पाकिस्तानी एजेंसियों के दफ्तर भी हैं। पाकिस्तान फौज के मुताबिक आर्मी के साथ मुठभेड़ में 7 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इनमें 2 सैनिक भी मारे गए इस हमले में। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बेले के मजीद ब्रिगेड ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। ये फिदाइन हमलों के लिए कुख्यात है। मजीद ब्रिगेड की स्थापना 2011 में हुई थी अब्दुल मजीद बलोच के नाम पर। वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बॉडीगार्ड हुआ करते थे। 1970 के दशक में उन्होंने भुट्टो की हत्या की कोशिश की, मगर उन्हीं की हत्या हो गई। जहां तक बीएलए की बात है, इसकी स्थापना 2000 के साल में हुई। इसका बेस अफगानिस्तान और ईरान में है। मकसद है पाकिस्तान से आज़ादी। किसकी? बलूचिस्तान की। पाकिस्तान इल्ज़ाम लगाता है कि बीएलए को हिंदुस्तान से फंडिंग मिलती है। बीएलए को पाकिस्तान, अमेरिका और ब्रिटेन ने आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। तीसरी सुर्खी वियतनाम से है। वियतनाम के राष्ट्रपति वो वॉन थांग ने अपने पद से अब इस्तीफा दे दिया है। उन्हें मार्च 2023 में कुर्सी पर देखा गया। वो तभी कुर्सी पर आए, गुएन शुआन फुक की जगह पर आए थे। फुक पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। थांग भी भ्रष्टाचार के आरोप में ही उनको जाना पड़ा। उनके इस्तीफे पर सरकार का बयान काफ़ी सधा हुआ था। कहा गया कि थांग ने नियमों को तोड़ा, इससे पार्टी की छवि खराब हुई है। वियतनाम में कई दशक जानते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम चलता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम सीपीवी सर्वे सर्वा है। सीपीवी के जनरल सेक्रेटरी सबसे ताकतवर होते हैं और अभी ये कुर्सी गुएन फ्रू थ्रोंग के पास है। राष्ट्रपति के पास संवैधानिक शक्तियां तो हैं, मगर अंतिम फैसला सेक्रेटरी जनरल या जनरल सेक्रेटरी की मर्जी के बिना नहीं लिया जा सकता। ये काफ़ी हद तक चीन जैसा सिस्टम है। हालांकि चीन में आमतौर पर जनरल सेक्रेटरी और राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति होता है, जैसा कि अभी हैं शी जिनपिंग। अब आगे क्या होगा? 21 मार्च को वियतनाम की संसद नेशनल असेंबली की बैठक होगी। इसमें थांग के इस्तीफे पर औपचारिक मोहर लगेगी। जब तक नए राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक उपराष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट की भूमिका में होंगे। चौथी सुर्खी भी इस्तीफे की खबर से जुड़ी है। 20 मार्च को आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने भी कुर्सी छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने सत्ताधारी फाइन गेल पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया। जैसे ही नए प्रधानमंत्री का चुनाव हो जाता है, वो पीएम की कुर्सी भी छोड़ देंगे। वराडकर ने चुनाव के लिए 6 अप्रैल की तारीख सुझाई है। इस्तीफे के ऐलान के बाद वराडकर बोले कि पर्सनल और पॉलिटिकल वजहों से कुर्सी छोड़ रहे हैं। ज्यादा बड़ी वजह पॉलिटिकल ही है। वैसे प्रधानमंत्री के तौर पर वराडकर का ये दूसरा कार्यकाल था। पहला कार्यकाल 2017 से 2020 तक था। दूसरा कार्यकाल दिसंबर 2022 में शुरू हुआ। 2017 में वराडकर आयरलैंड के इतिहास के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। वो पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री भी थे। उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है। लियो के पिता अशोक वराडकर मुंबई में पैदा हुए थे। दिसंबर 2019 में लियो वराडकर ने अपने पिता के पैतृक गांव वराड का दौरा भी किया था। आज की 5वीं और आखिरी सुर्खी इटली से है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी डीप फेक का शिकार हो गई हैं। डीप फेक में किसी और के शरीर पर आपका चेहरा लगा दिया जाता है, फिर उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। मेलोनी का चेहरा किसी अडल्ट फिल्म में इस्तेमाल किया गया। ये घटना 2022 की है। तब मेलोनी प्रधानमंत्री नहीं थी। इस केस में एक बाप बेटे की जोड़ी के खिलाफ जांच चल रही है। दोनों के ऊपर मानहानि का आरोप है। मेलोनी ने 90 लाख रुपए का मुआवजा भी मांगा है। अगर वो ये केस जीत जाती हैं तो पूरी रकम हिंसा के शिकार महिलाओं के लिए दान करेंगी, ऐसा कहा है। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ऐसी कामना के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया। शुभ रात्रि।